हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले हम निश्चित रूप से ये जानना चाहेंगे कि वेक्टर क्या है। व्हाट इज वेक्टर? एक्चुअली वेक्टर का हिंदी अर्थ देखा जाए तो वेक्टर मीन्स होता है सदिश। सदिश का मतलब होगा दिशा के साथ, अर्थात ऐसे फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें उसके वैल्यू यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे वेक्टर बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। तो आइए हम सदिश के बारे में जाने, वेक्टर के बारे में जाने। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जब अभी आपने कहा कि वेक्टर में परिमाण भी होता है और दिशा भी, दोनों होगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इन वेक्टर। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इन वेक्टर, सो वेक्टर में निश्चित रूप से तब मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए कोई ना कोई एक लाइन सेगमेंट लेना जरूरी होगा और साथ ही साथ उस लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन भी होना चाहिए। इसका मतलब कि वेक्टर इज नॉट अदर थिंग, इट इज, यानी कुल मिलाकर अगर हम बोले वेक्टर तब हुआ क्या, तो वेक्टर इज, एक मिनट, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये कोई दूसरी बात नहीं, बस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। वेक्टर इज नथिंग, इट इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब प्रश्न ये बना कि तब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम लिखे कैसे? तो एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे। लीजिए एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो गया और ये डायरेक्टेड होना चाहिए। डायरेक्टेड का मतलब कि इसका यूनिडायरेक्शन होना चाहिए, मींस इसका एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए और एक जो है टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए। तो जहां से वेक्टर स्टार्ट होगा उसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, और जहां पर ये फाइनल होता है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। तो इस प्रकार से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ, इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट। ये आपका वेक्टर है, एक एरो द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यानी कुल मिलाकर के डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट शोज एन एरो, और ये एरो ये है और ये आपका वेक्टर। अगर मान लीजिए इनिशियल पॉइंट को हम ए लें और टर्मिनल पॉइंट को बी रखें, तो जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम ए बी लिखकर और उस पर एरो लगा देते हैं। और माना कि अगर ये वेक्टर ए को शो कर रहा है तो यह ए बी बराबर हो जाएगा वेक्टर ए। ओके, अब ये लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है यही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और लाइन सेगमेंट का जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्टेड यानी डायरेक्शन जो है वही इसका डायरेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो इस प्रकार आपने देखा कि वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। एक उसके मैग्नीट्यूड यानी ए बी, और इस पर हमने क्या लगा दिया, एरो लगा करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और ए से बी तक की जो दूरी है दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन ऑफ एरो इज शोज इट्स डायरेक्शन। ओके, अब प्रश्न ये बना कि जब वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ यू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम उस वेक्टर पर मॉड लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी, सिर्फ उसकी लंबाई आती है, उसकी वैल्यू आती है, और वैल्यू इज नॉट नेगेटिव, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो माना कि हमारे पास कई वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर मान लीजिए बी है, एक वेक्टर सी है। तो इन वेक्टर्स के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अगर हम बात करें तो इसको हम ले लेंगे मॉड ऑफ ए। ओके, और मॉड ऑफ ए, और यह बराबर होगा कितना, ए हो जाएगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
उसी प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ अगर हम b लें तो ये b बराबर होगा मॉड ऑफ b और ये हो जाएगा b। ओके, और सिमिलरली c का भी हम ले सकते हैं। ओके, और जो डायरेक्शन होगा a को जिस एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया गया होगा उसका निश्चित रूप से डायरेक्शन होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं मैग्नीट्यूड। आपने देखा मॉड लगा करके हम लेते हैं, और मॉड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, मींस किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आइदर दैट वेक्टर इज नेगेटिव और पॉजिटिव बट इट्स मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के हो सकते हैं देखा जाए। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वेक्टर? तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट पहले लिख ले टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के होंगे? तो इसमें पहला है टाइप ऑफ वेक्टर में नल वेक्टर। कौन वेक्टर? नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर whose magnitude is zero, whose magnitude is zero is called null vector and that vector is represented by zero arrow। ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और इस नल वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा जीरो होगा, ऐसे जीरो आएगा। प्रश्न बना कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे ये नल वेक्टर को, तो याद रखिएगा द वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट बोथ आर सेम। ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, आपने अभी लिखा था वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इसमें यह इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। जिसमें ये इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट हो, मान लो ये वेक्टर ए बी है, इसको ए से डिनोट किए हैं। तो नल वेक्टर का, इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या होगा, सेम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब आते हैं सेकेंड वेक्टर, और वो है आपका यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये क्या होगा, नाम से ही स्पष्ट है। यूनिट माने वन, इकाई, एकक, हिंदी में एकक, इकाई, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर मीन्स द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, कोई भी वेक्टर अगर यूनिट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम कैप लगाकर करते हैं। उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर हम कैप लगाते हैं, मतलब उसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कैप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सच है यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है ए कैप, बी कैप, सी कैप, ईटीसी, या और भी ले लें। मान लीजिए आप पढ़ेंगे, हम बताएंगे अभी आगे भी, यहाँ हम थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंट कर दें कि एक्स एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आई कैप लेते हैं, वाई एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं, फिर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप लेते हैं। तो उन वेक्टर्स को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें, बाद में उसको जनरलाइज कर लेंगे कि आई इज अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, जे इज अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर एंड के इज अलोंग जेड एक्सिस। तो उसको भी हम ले रहे हैं, आई कैप, जे कैप एंड ये सब यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन है। इन सब के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, एक होते हैं। इट मीन्स व्हाट, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी इक्वल टू मॉड ऑफ आई इक्वल टू मॉड ऑफ जे इक्वल टू मॉड ऑफ के। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक होगा। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अब हाउ वी फाइंड यूनिट वेक्टर। अगर कोई दे दिया वेक्टर, इफ द गिवन वेक्टर इज ए, इफ द गिवन वेक्टर इज ए जो है आपका गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर है, और कोई पूछे कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करें, माने ए कैप फाइंड करें,
तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आप एक लाइन याद रखिएगा हमेशा कि व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो वी गेट ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली जैसे सिंपल आप अलजेब्रा पढ़ते हैं उसी तरह की बात यह है, उसके मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है। सो जैसा हमने बोला, जिस तरह से हमने डिफाइन किया, तो यूनिट वेक्टर, अब हम बोलेंगे इसका यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो लिख देंगे यूनिट वेक्टर, वेक्टर एलॉन्ग ए लिखेंगे, एलॉन्ग ए, ये नहीं, दिशा नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड भले एक हो जाएगा, लेकिन वेक्टर ए की दिशा, यूनिट वेक्टर ए कैप की दिशा एक ही दिशा होगी, दिशा नहीं बदलना है। तो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग ई, एलॉन्ग वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन, हाँ, वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। और इसको अभी अभी बताया कि किसे डिनोट करने हैं? कि ए कैप, तो यहाँ ए कैप लगाकर डिनोट कर देंगे, तो ये वेक्टर ए अपॉन, और माडे को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। माडे को क्या लिख सकते हैं? ए। तो ये आपका ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन ए। ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन आल्सो राइट वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू ए कैप, यानी इसको अलग अलग भी हमने करके लिख दिया। इस वेक्टर ए में क्या है? ये मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन है। यानी किसी भी वेक्टर को इसके आधार पर अगर हम चाहें कि वेक्टर बी को लिख दें, तो वेक्टर बी बराबर होगा, सिमिलरली अगर करके देखें तो उसको लिख सकते हैं बी, मैग्नीट्यूड अलग और बी के दिशा में एकक सदिश यानी वेक्टर अलग ले लिया, ऐसे लिख लेंगे। अगर मान लीजिए, अब हम लेते हैं दूसरा, ये यूनिट वेक्टर के संदर्भ में और बातें हम जाने। मान लो हम ये ले लें, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3D है, क्या है? 3D है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और इधर यूनिट वेक्टर हम बोले हैं, अभी बताए हैं शुरू में, आई कैप होता है, इधर जी कैप होता है, इधर की कैप होता है, होगा नहीं, होता है। ये ओरिजिन है, ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम बोले कि इफ, ध्यान दीजिए, इसके यहां हम बता रहे हैं एक वेक्टर में ही, अभी यूनिट वेक्टर की ही बात चल रही है। इफ वेक्टर एक्स इज along x एक्सिस, अगर ये किधर हो, देन x वेक्टर को कैसे लगाएंगे? तो इसका मैग्नीट्यूड x तो होगा, x कैप मत करिएगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी नोन है, x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें नोन है, यहां नहीं नोन था, तो उसी पर हमने कैप लगा करके शो कर दिया। और यहाँ परमानेंट नोन है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप ही लेना है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप लेना है। तो इस तरह से तब इसको क्या ले सकते हैं हम? आई कैप यहाँ ले सकते हैं। सिमिलरली एलॉन्ग अगर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कोई वेक्टर वाई हो, तो इसका मैग्नीट्यूड वाई ले लेंगे और यहाँ जे कैप ले लेंगे। और एलॉन्ग जेड एक्सिस की बात करें, और अगर वो वेक्टर जेड है, क्या है? वेक्टर जेड है ये, तो यहाँ जेड इंटू की कैप, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? डायरेक्शन है। ओके, अंडरस्टैंड? आगे बढ़े हम, तो आए अब हम वेक्टर के तीसरे टाइप में आ रहे हैं, पैरेलल वेक्टर। एक चीज हम बता दें कि जो मैग्नीट्यूड है, बार बार हम एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, है ना, और मार्क लगाकर फाइंड करते हैं। तो आइए हम पैरेलल वेक्टर की बात करें। कौन वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर पहले हम यहां दिखा दें, फिगर बना दें। पहले यहां लिख लें पैरेलल वेक्टर। ओके, पैरेलल वेक्टर्स कौन है?
तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो जान ही रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा, जिसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो डायरेक्टेड का मतलब कि अलग अलग वेक्टर का अपना अलग अलग दिशा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। तो अब हम पैरेलल वेक्टर्स बना रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है पैरेलल। पैरेलल लाइन जानते हैं, पैरेलल लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, एक समान रहे। बीच की दूरी टू लाइन्स विल बी पैरेलल whose distances everywhere will be same। तो हम दो वेक्टर बना रहे हैं, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट लेकर के। मान लें एक वेक्टर का इनिशियल ये है, टर्मिनल ये है, तो एक वेक्टर ये बना लिया हमने, ये मान लिया ये है। एक दूसरा ले लिया और ये हमने लिया, मान लीजिए ऐसे बना लिया, थोड़ा सा बड़ा है चाहे छोटा है जो भी है। ये आपका बी है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है, और नहीं इनिशियल पॉइंट ये टर्मिनल है, ये इसका इनिशियल टर्मिनल है। यहाँ हम देखें इनके बीच की दूरी हर जगह क्या है, बराबर है, सेम है। इसलिए ऐसे जो वेक्टर्स हैं जिनके डायरेक्शन या तो सेम हो, या एक और हम यहाँ पर सी बना दे रहे हैं और उसको ऐसे बना दे रहे हैं, इसका भी डायरेक्शन क्या है, हर जगह ए से ले चाहे बी से भी ले, हर जगह क्या है, सेम है। लेकिन क्या है, ये इसके क्या है, अपोजिट है। तो यह वेक्टर और यह वेक्टर, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर मीन्स द वेक्टर व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ओके, अब पैरेलल वेक्टर भी दो तरह के होंगे। कौन कौन हो जाएंगे, तो सेम डायरेक्शन में पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शनल पैरेलल। तो इसमें भी दो पॉइंट है, क्या, इक्वी डायरेक्शनल वेक्टर एंड अपोजिट डायरेक्शनल वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर। तो पहला है क्या, हाँ पैरेलल वेक्टर में इक्वी डायरेक्शनल, ठीक है, वेक्टर। तो इक्वी डायरेक्शनल वेक्टर में ये दोनों हो जाएंगे, ओके, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो सेम है। याद रखिएगा, इक्वी डायरेक्शनल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होना चाहिए, भले उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर हो चाहे ना हो। क्लियर है, तो ये इक्वी डायरेक्शनल वेक्टर है। और दूसरा हो जाएगा जो अभी हमने यहाँ बताया, ये और ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड भले अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, एकदम अपोजिट है। डिफरेंट मत बोलिए, डिफरेंस शब्द गलत हो जाएगा। डिफरेंस का मतलब कि डिफरेंस तो ऐसे भी होगा और ऐसे भी हो जाएगा, अपोजिट बोलिए। इफ टू वेक्टर्स हैविंग equal magnitude or different magnitude but opposite in directions are called opposite directional vector, opposite directional vector उसको बोलेंगे। ओके, बोलेंगे ना। तो एक है इक्वी डायरेक्शनल वेक्टर, एक अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका इक्वी डायरेक्शनल वेक्टर है और ये अपोजिट डायरेक्शनल वेक्टर है, चाहे ये और ये भी अपोजिट डायरेक्शनल वेक्टर है। क्लियर है। और ये दोनों वेक्टर्स किस में आएंगे, पैरेलल वेक्टर में ही आएंगे। जरा इनके बारे में हम देखें कि ये और ये दोनों में कुछ देखा जाए। ये इक्वी डायरेक्शनल वेक्टर की मैं बात करूं, ए और बी अगर इक्वी डायरेक्शनल वेक्टर है और माना कि जो है ए लिए हैं उसका मैग्नीट्यूड बी का आधा है। देखने से भी लग रहा है हम आधा बनाए हैं, आधा हो या दुगुना हो जो भी हो, हैं? तो हम इन दोनों वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी लंबाई इसकी दुगुनी है, तो निश्चित रूप से तब बी में 2 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, होगा। या फिर हो सकता है कि बी की लंबाई इसकी लंबाई की 2 गुनी है तो बी में 2 का गुणा करेंगे, या अगर ये बड़ा हो और बी छोटा है तो बी में गुणा कर लेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि बी में तब 1/2 करेंगे तो ये होगा, है? इसका मतलब कि कांस्टेंट का हम गुणा करके, किसका गुणा करके, कांस्टेंट का गुणा करके हम पैरेलल वेक्टर को एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इनको इक्वल करें। तो चलिए भाई, हम पहले वाली बात कर रहे हैं, इक्वी डायरेक्शनल वेक्टर की बात कर रहे हैं कि यह ए जो है इक्वी डायरेक्शनल में मैं लिख रहा हूं, किस में लिख रहा हूं, इक्वी डायरेक्शनल में। और यहां पर मैं इसको समझाऊंगा,
क्लियर है? तो ये और ये दोनों इक्वी डायरेक्शनल है, तो A बराबर क्या लिखेंगे, K इंटू वेक्टर B लिख सकते हैं, जहां K क्या है, K हमने क्या लिया, स्केलर लिया है, एक वैल्यू लिया है भाई। स्केलर में 2 3 8 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 8 जो भी हो सकता है। तो इक्वी डायरेक्शनल में जो ये K आया, सच डेट जो K होगा वो क्या होगा, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं। A बराबर K इंटू बी कर दे, माना कि B का आधा है तो K की जगह 1/2 लिख देंगे, कन्फर्म है आप लोग, मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। याद रखिएगा, जब किसी वेक्टर में कांस्टेंट का गुणा करेंगे, अगर वो कांस्टेंट कैसा हो, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, निगेटिव होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो बताइए यहाँ तो डायरेक्शन सेम है ना, है? तो क्या लिख दूं, हाँ, सच दैट K इज ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। ओके, तो ये अगर ये शर्त है तो पैरेलल वेक्टर का कौन आएगा, इक्वी डायरेक्शनल वेक्टर आएगा। क्लियर है? अब मैं इनकी बात कर रहा हूं, अपोजिट वेक्टर्स की बात करें तो यहां भी हम इन दोनों की चर्चा की है, इसका और इसका चर्चा की है, सपोज डेट, और देखिए अपोजिट लिए हुए हैं, और निश्चित रूप से इसका मैग्नीट्यूड से कुछ बड़ा ही है, बड़ा है, 2 गुना है, 4 गुना है, क्या है ये हमको पता नहीं है। हो सकता हो कि इसका 4/5 ये हो, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हम वो नहीं ले रहे, हम डायरेक्ट कोई कांस्टेंट ले लें जैसा कि यहां लिया है। तो बता दीजिए, तब B बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, ये इसको कोलिनियर वेक्टर भी बोलेंगे, एक ही डायरेक्शन में वेक्टर है। तो B बराबर K इंटू सी ले लूं, सच डेट यहाँ K क्या होगा, K स्केलर है, लेकिन ये स्केलर कैसा होगा भाई, लेस देन 0 होगा, यानी निगेटिव होगा, और यहाँ K ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब कि अगर A और B दो वेक्टर हैं, अगर वो पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, तो उन दोनों को हम आपस में बराबर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? तो उनमें से किसी एक में कोई कांस्टेंट इस प्रकार का हो कि गुणा करने पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जा रहा हो, तो हमने K का गुणा किया है, तो ये बराबर K भी हुआ है, लेकिन जो K हो वो K 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वो इक्वी डायरेक्शनल होगा। अगर K 0 से जहां छोटा हुआ, निगेटिव हुआ, तो वह अपोजिट डायरेक्शनल वेक्टर हो जाएगा। तो ये रहा आपका पैरेलल वेक्टर। ओके, अब पैरेलल वेक्टर के बाद हम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, देखा जाए ये समझे हैं पूरा, मिटा दें, ओके, अंडरस्टैंड, हाँ। इसी में एक चीज और आ जाए, एक छोटा सा चीज भूल गए हम, अब तीसरा इसी में ले रहे हैं, हम सोचे कि इसी में बता देना उचित होगा। कैसा वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये भी तो आपका पैरेलल ही होगा, इक्वल वेक्टर भी तो क्या होगा, पैरेलल ही होगा। इक्वल वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो A इक्वल टू K इंटू वेक्टर B है, सच दैट K इक्वल टू क्या हो, 1 हो, K बराबर अगर क्या हो, 1 हो जाए, तो A और B आपस में बराबर हो गए, दोनों वेक्टर बराबर हो जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, ये मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, हुआ कि नहीं? यहाँ पर A बराबर K भी सच दैट K इज इक्वल टू 1 implies what इक्वल वेक्टर। ओके, ये इक्वल वेक्टर का क्या है, कंडीशन है। क्लियर है? और एक चौथा पॉइंट और भी हम यहाँ बता सकते हैं, और वो क्या है, अपोजिट वेक्टर। यहाँ तो अपोजिट डायरेक्शनल वेक्टर हमने बोला है, अब हम आ रहे हैं कैसे वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स। ओके, अपोजिट वेक्टर्स की बात करें तो फिर यही हम डेटा ले रहे हैं, वेक्टर ए बराबर K इंटू बी सच डेट K इक्वल टू -1 implies A and B are what? Opposite vectors. ओके, ये अपोजिट वेक्टर्स, और यहाँ के बराबर 1 पर इक्वल वेक्टर हुआ। ये क्लियर हुआ पैरेलल वेक्टर। अब आ जाए हम आगे, हाँ, अगला टॉपिक है हमारा ध्यान देंगे, अब आ रहा है आगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स को हम जोड़ेंगे कैसे,
तो वेक्टर का जोड़ना भी अब सीखेंगे, घटाना भी सीखेंगे, पोजीशन वेक्टर जानेंगे, उसके बाद सेक्शन फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर समझेंगे। तो आइए पहले हम क्या समझें, वेक्टर एडिशन। मिटा दें वेक्टर एडिशन। ध्यान देंगे तो पहले हम वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है, हम ऐड करके और किस प्रकार से रिजल्टेंट निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम एक छोटी सी बात बता लें। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और हमारे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए, तो इधर मान लीजिए ये डायरेक्ट दिशा है हमारा साउथ है, तो इधर हमको ऐसे ढकेल रहा है कोई 100 न्यूटन के फोर्स से, 100 न्यूटन फोर्स अलोंग साउथ डायरेक्शन, और अनदर पर्सन पुश मी टुवर्ड वेस्ट बाई 100 न्यूटन। मान लीजिए 100 न्यूटन से एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो क्या हम इधर जाएंगे? क्या हम इधर जाएंगे? आप कॉमन सेंस की बात है, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ये एक अगर इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ना हम इधर ही जाएंगे ना इधर, इन दोनों के प्रभावी में हम चलेंगे, जिधर वो इफेक्ट डालेगा उधर हम जाएंगे। दोनों का परिणामी, दोनों का जो रिजल्टेंट जिधर होगा उधर हम चलना शुरू कर देंगे। ओके, तो जिधर हम चलना शुरू करेंगे वही रिजल्टेंट है। वही क्या है? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर मींस द इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। जितने वेक्टर्स हैं अगर किसी पॉइंट पर लगे हुए हैं, या तमाम वेक्टर्स अगर प्लेन में हैं, तो उनका मिला जुला, उनका सम एडिशन इक्वल इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स। अंडरस्टैंड? तो उन रिजल्टेंट में से पहले हम 2 वेक्टर्स का एडिशन समझ लें। 2 वेक्टर हम जोड़ेंगे कैसे? तो एडिशन ऑफ हाउ मेनी वेक्टर्स? 2 वेक्टर्स। एडिशन डबल डी होगा। ओके, हाँ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, 2 वेक्टर्स ही लेंगे पहले, 2 वेक्टर्स ही हम समझेंगे, फिर धीरे धीरे उससे ज्यादा ले लेंगे। तो 2 वेक्टर्स लिया जाए। अभी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन शुरू में ही बताया कि हाउ द वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड, इट इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड माने सबका अपना अपना दिशा होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। बार बार मेरा इस पर हम क्यों फोकस कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो चलिए हम 2 वेक्टर ले रहे हैं। एक वेक्टर हमने लिया ए, ओके, ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हमने शो किया है। एक दूसरा वेक्टर मैं ले रहा हूं, ये इट इज आल्सो ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दिस इज बी। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो यहां प्लस का चिन्ह लगा दे। क्या लगा दिया? कैसे जोड़ेंगे? और ये इक्वल टू यहां दिखाना है, दिखाना है। तो जोड़ने के 2 मेथड है। पहला मेथड है ट्रायंगुलर मेथड। ओके, ट्रायंगुलर मेथड है पहला। ट्रायंगुलर मेथड से हम ये जोड़ रहे हैं, ठीक ना? तो 2 हम ले रहे हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए का ये है और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का पहला मेथड, और एक सेकेंड मेथड हम यहीं पे बताएंगे, पैरेललोग्राम मेथड। तो दूसरा होगा ग्राम मेथड, ठीक है। तो पहले क्यों ना हम ये जान लें, कौन मेथड? ट्रायंगुलर मेथड। यहां भी हम ए ही लेंगे। ये वाला है, इसका ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और प्लस, और ये बी को लिए हुए हैं, ये भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और दोनों को जोड़ करके यहां लेना है। कैसे लेंगे? अंडरस्टैंड? चलिए, यहां क्या है? ए है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसका मतलब कि डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखनी है, उसकी लंबाई भी ध्यान रखनी है, दोनों को आपको कॉन्सेप्ट में रखना है। चलिए, कितना बड़ा है ये है, और दिशा भी ध्यान रखिए किधर डायरेक्टेड कर रहा है, ये उतना ही लंबा आप यहां खींच लेंगे। ओके, थोड़ा सा उसी के एकदम पैरेलल ही होना चाहिए और लाइन सेम होना चाहिए, तभी इक्वल वेक्टर के रूप में हम यहाँ ए के बराबर हम खींच रहे हैं।
हो गया ये? ये वेक्टर है। अब ए के हेड से बी के टेल को खींच देंगे मिलाते हुए, जिस डायरेक्शन में है जितना लंबा है उतना हम खींच देंगे। ये हमने खींच दिया। ओके, ये वेक्टर भी है। अब इसके इनिशियल पॉइंट को इसके टर्मिनल पॉइंट से, बी के टर्मिनल पॉइंट से क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो यही रिजल्टेंट आर होगा और यह आर बराबर होगा इन दोनों का वेक्टर सम। ऐसे सम को हम कौन सम जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों हो, सच टाइप ऑफ सम इज कॉल्ड वेक्टर सम। सम दो तरह का होता है, एक स्केलर सम, एक वेक्टर सम। स्केलर सम में सीधा सीधा हम केवल मैग्नीट्यूड को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, जो भी करना हो करते हैं। लेकिन वेक्टर सम में आप ऐसा भी देखेंगे कि जोड़ने के बाद जीरो भी आ रहा है ना? वो तो स्केलर सम में भी जीरो आ सकता है। जैसे मैं 5 में -5 जोड़ दिया तो जीरो हो जाएगा। यहाँ भी मतलब जीरो आ सकता है कि नहीं है? तो देखा जाए यह कितने के बराबर होगा यार? वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, और पैरेललोग्राम मेथड में हम किस तरह से जोड़ते हैं? तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ए को खींच लेंगे, जितना लंबा है उतना। लीजिए हम ए को खींच रहे हैं, दिस इज ए डायरेक्टर लाइन सेगमेंट एकदम उतना ही बनाएंगे। ये हो गया, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है, ये डिनोट कर लिया। इसके टर्मिनल पॉइंट से इसके टर्मिनल, इसका भी टर्मिनल पॉइंट मिलाएंगे। नहीं जी, इनिशियल पॉइंट से इसका भी कौन पॉइंट? इनिशियल पॉइंट ही मिलाते हुए और उसी डायरेक्शन में उतना ही लंबा ये खींच लेते हैं। ये वेक्टर कौन हुआ? बी हो गया। ओके, अब पैरेललोग्राम की पूर्ति हम कर देते हैं। लीजिए हमने पैरेललोग्राम पूरा कर लिया। पैरेललोग्राम कैसे पूरा होगा? पैरेललोग्राम का क्या नियम है कि जो आमने सामने के साइड्स है वो पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम इसके पैरेलल यहां खींचेंगे। ओके, और यहां से ये खींच लिया। ठीक है, तो जो दोनों के इनिशियल पॉइंट ए और बी के जो इनिशियल पॉइंट है वहां से जाने वाला जो डायगोनल होगा वही इन दोनों का रिजल्टेंट शो करता है। तो रिजल्टेंट इस डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट है और इस रिजल्टेंट को आर से डिनोट करेंगे। और यहां भी ये जो आर है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। क्लियर है? अब आज यहां जब यहां पर ये रिजल्टेंट आर आ गया तो आर के पास भी, रिजल्टेंट के पास भी तो दो चीज है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए आर विथ बी? तो पहले हम ए से ही देखें। तो माना कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वह ए से एंगल बना रहा है, कितना? अल्फा। और ऑलरेडी गिवन है कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा। ये दिया है। अरे भाई, दो वेक्टर दिया है तो उनके बीच का एंगल तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। तो ए और बी, इन दोनों के किसी दो वेक्टरों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए एक वेक्टर इधर है और दूसरा ऐसे है। तो इस वेक्टर को यहाँ हम यहाँ हम खींच लें ऐसे, इसको अगर यहाँ मिलाते हुए ऐसे खींच ले तो ये दोनों का एरो आगे होना चाहिए। तो ये उनके बीच का एंगल कहलाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर है एंगल। यहाँ ए और बी के बीच का एंगल ये पूरा है। क्यों? क्योंकि ए भी इधर है और बी भी इधर है। यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ ये एंगल मत मानिएगा, ये एंगल नहीं है। ये तो रिजल्टेंट वेक्टर का ये से एंगल है। हाँ, दोनों का कैसे एंगल रिप्रेजेंट होगा? तो बी इधर है और ए पीछे की ओर है, तो उसको आगे बढ़ा लीजिए ऐसे, ताकि एरो कहीं और हो जाए। ये एरो इसका इधर है ना, तो ये एंगल है, यही एंगल थीटा है। ये गिवन है एंगल थीटा। ये क्या है? क्या है? गिवन है। मान लो ये एंगल थीटा। ओके, तो जब ये एंगल थीटा है तो आपको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है भाई? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए यहां से इस पर क्या डालेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। माना कि जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ए है और ये सपोज कर लीजिए बी है और ये सी है, और जहां पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया अगर वो डी है, तो आपका ये वाला डिस्टेंस जो सी डी होगा वो कितना होगा बता सकते हैं आप? यहाँ पर थीटा है, ये परपेंडिकुलर है,
या बेस है, ये हाइपोटेनस है सी बी, तो सी डी बराबर आप ऐसे भी कर लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपान हाइपोटेनस सी बी, और सी बी में बी सी, तो बी सी चाहे सी बी जो भी ले, हमको मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख दूं? अरे बी सी चाहे सी डी जो हम आर भी लिख सकते हैं, अरे बी का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ बी ले लें, क्या ले लें? बी। तो दिस इंप्लाइड यहाँ सी डी आ गया आपका बी साइन थीटा, ओके हुआ। और बी डी उसी तरह से, बी डी जब लेंगे तो ये बेस निकाल रहे हैं, तो सिमिलरली अब इतना तो जान ही रहे हैं आप, हम बी डी लिख दें डायरेक्ट। हाँ, बी डी कितना होगा भाई? तो ये होगा बी कास थीटा, यानी ये आपको मिल गया बी कास थीटा, ठीक है। और द रिजल्टेंट यानी एसी, एसी की लंबाई ही रिजल्टेंट है, जो आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एसी आया है वही रिजल्टेंट वेक्टर है, तो क्यों ना उसकी लंबाई निकाली जाए। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर की जो लंबाई निकालेंगे, यानी आर लिखकर यहाँ मॉड लगा देंगे, तो आपका यहाँ भी मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, और ये होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये आपका क्या है इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए डी सी में यह आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो रहा है, अतः ए डी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? ए डी का स्क्वायर प्लस कौन? बी डी का स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सा ओपन कर लें, तो ए डी कितना होगा? ए डी, तो ए डी का हो जाएगा ए बी, और ए डी पूरा कितना होगा? तो एक ए बी लेंगे, ए बी की लंबाई कितनी होगी? हाँ यहाँ पर स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ सी डी होगा, सी डी, आई एम सॉरी, यहाँ सी डी होगा, सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ ए डी होगा ए प्लस ए, यानी वेक्टर ए का मॉड लेंगे ना, लंबाई लेना है, तो ए का स्क्वायर, ए प्लस कितना? ए प्लस बी कास थीटा का होल स्क्वायर, आप प्लस सी डी के जगह हम लिख देंगे बी, सी डी की जगह बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इन सबको जब हम हल करेंगे, ये तो रिजल्टेंट आ गया, तो ये आ जाएगा, आप हल करके देख सकते हैं, होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके। ये रिजल्टेंट रहा, ठीक है, ओके। ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा, ये आप लोग करेंगे। इसी तरह से यहाँ भी आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे और निकालेंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट हुआ है ना। अब मैं यहीं पर इसका डायरेक्शन भी बता दूं, तो इफ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विथ ए इज अल्फा, अगर ए से रिजल्टेंट का झुकाव कितना हो? अल्फा हो, तो अल्फा को भी निकल फॉर एंगल या फॉर व्हाट? डायरेक्शन ऑफ आर विथ ए से अगर हम आर का डायरेक्शन निकालना चाहें, तो वो डायरेक्शन हम अल्फा लिए हैं, तो क्यों ना हम टेन अल्फा लें, तो टेन अल्फा बराबर हाँ, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कास थीटा, ओके। ये डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट किससे डायरेक्शन लिए हैं? ए से किसका? रिजल्टेंट आर का, क्लियर है। एकदम सेम फार्मूला यहाँ भी आएगा, वही फार्मूला आएगा, यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिएगा, ठीक ना। और ये पूरा का पूरा एंगल थीटा है, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, तो ये आपका बी साइन थीटा होगा, और ये बी कास थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, बी के इक्वल होगा, और फिर वही सेम फार्मूला आएगा, क्लियर है। तो ये तो आपका क्या रहा? डायरेक्शन रहा है। अब थोड़ा सा डिस्कस और कर लें, मिटा दें। एडिशन ऑफ वेक्टर का ये दो मेथड है, ट्रेंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड से जो आपको करना है स्वतः करेंगे, बिल्कुल इजी है एकदम, यही चीज आएगा वहां भी। हम एक चीज बात करें कि जो रिजल्टेंट आया है
रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक वेक्टर चाहे फोर्स ही ले लें, और मान लीजिए फोर्स हमारे ऊपर नॉर्थ साउथ में ऐसे लगा हुआ है, ये ए है, कितना है ए, और दूसरा जो बी है वो भी इधर लगा है, तो कितना इफेक्ट होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी ये एंगल होगा इन दोनों में तो थोड़ा जरूर एक ही दिशा वाले से कम होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, थीटा विल बी जीरो इफ दैट इज इफ बोथ फोर्सेज या बोथ वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड विल बी मैक्सिमम। अतः आर मैक्सिमम के लिए होगा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू जीरो। ओके, इसलिए तब हम ले लें आर लिखकर यहाँ रिजल्टेंट मैक्सिमम की हम बात करें तो अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि दो वेक्टर आपका ए और बी है, ए और बी पर ही काम हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आकाश जीरो यहाँ रखेंगे, काश यहाँ जीरो रख देते, एक होगा, इतना आया, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, जिसको न हो तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये मैक्सिमम होगा। ओके, और उसी में आर क्या हो जाएगा, मिनिमम भी हो सकता है, मिनिमम की भी बात हम बोल सकते हैं, इंप्लाइज थीटा बराबर कब, थीटा बराबर 180। ये 180 में अपोजिट, एक इधर फोर्स लगा है तो एक इधर लगा है, इधर 100 न्यूटन का लगा है तो इधर मान लो 50 न्यूटन का लगा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 50 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू दोनों एक ही दिशा में लगे तो 100 और 50 150 हो जाएगा। याद रखना, अगर दो वेक्टर्स दिए हैं तो कोई पूछ सकता है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों वेक्टरों से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, तो 100 और 50 का है तो 150 हो जाएगा। अगर 100 में 50 का है तो सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए, 180 पर लगा दीजिए, 50 होगा, यानी कुल मिलाकर के थीटा कितना हो जाए 180 रहेगा, तो आर मिनिमम होगा। तो इस केस में तब आर और मिनिमम हम निकालेंगे तो मिनिमम बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ -2 होगा क्योंकि काश 180 का मान ऋण 1 होता है। ओके, -1 होता है तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो ए डिफरेंस क्या बी लेंगे, मॉड ए डिफरेंस मॉड बी लेंगे। डिफरेंस शब्द क्यों लगाया, क्योंकि रिजल्टेंट का यहाँ जो मिनिमम जो निकाला है मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड विल बी नेवर नेगेटिव, तो इसलिए चूंकि हम ए ऋण बी का भी होल स्क्वायर लिखे, अच्छा है बी ऋण ए का होल स्क्वायर, दोनों का मान तो सेम ही आएगा, तो जो बड़ा है उसको पहले लिख लेंगे, जो छोटा वाला है उसके बाद लिख देंगे, ताकि जो आर आवे रिजल्टेंट वैल्यू आवे वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आवे। क्लियर है, तो ये आपका वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर था, टू वेक्टर्स का क्या था, एडिशन था। तो आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, दो वेक्टरों का सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, दो वेक्टरों को कैसे घटाएंगे, वही दो वेक्टर जिसका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए का ए है और बी का ये है लाइन सेगमेंट। अब हमको ए में से बी को घटाना है, यानी कुल मिलाकर के हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो देखिए जितना लंबा है ये हमने लिया और उसमें से माइनस करना है बी को, तो ए में से अगर बी को माइनस करना है तो इसका मतलब हुआ कि ए में ऋण बी को जोड़ना, ए में माइनस बी को क्या करना, जोड़ना। तो इसका मतलब कि हम नियम लगाएंगे जोड़ने वाला ही, कौन नियम लगाएंगे, जोड़ने का ही नियम लगाएंगे। तो ए हमने ले लिया, इसमें जोड़ना है हमको माइनस बी, इसका मतलब कि बी अगर ऊपर है तो उसका अपोजिट वेक्टर खींच लेंगे, तो माइनस का मतलब कि मैग्नीट्यूड वही रखते हुए दिशा हमने अपोज कर लिया, तो ये आपका माइनस बी हुआ। अब हम ए में यानी इस लाइन सेगमेंट में, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में हम इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को अगर जोड़ देते हैं जो माइनस बी का प्राप्त हो चुका है, तो आपका ए में से बी घट जाएगा। तो वही जोड़ने का ही नियम यहाँ हमने लिया है। तो क्या किया हमने, ए जितना लंबा है हमने खींच लिया, ओके, और इस ए के हेड से माइनस बी के टेल को मिलाते हुए हमने खींच दिया, और उसके बाद जो लास्ट है यानी बी ऋण बी का जो हेड है उसको ए के
टेल यानी इनिशियल पॉइंट से खींच मिला दिया, और मिलाने के बाद जो एरो है ये -b की ओर जो एरो लगा यही एस है, और ये एस बराबर कितना a माइनस बी या a प्लस माइनस बी। ओके, तो इस तरह से ये दो वेक्टरों का क्या हुआ, घटाना हो गया, जो घटा दिए। ओके, इसको हम यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ दिशा वगैरह ना बदलना चाहें और हम चाह रहे हैं कि हमारा a माइनस बी आ जाए, क्या आ जाए, a माइनस बी, तो देखिए यहाँ जो मैंने बनाया है या a माइनस बी कैसे, आपने पहले a को जिधर जितना लंबा है जिधर है जो डायरेक्शन वो ले लिया, इसके बाद इसके टेल से b के टेल को ही हमने मिलाते हुए ऐसे खींचा। तो यहाँ पर अगर हम b से किधर की ओर, b के हेड से अगर a के हेड की ओर एरो लगा देंगे तो वो आपका हो जाएगा ba, तो वो ba वेक्टर ba होगा, और ये वेक्टर ba जो होगा वो a माइनस बी के बराबर होगा। और अगर यहीं पर देख लें, अगर मान लीजिए हम हेड a से किधर लगा देते हैं, b की ओर लगा देते हैं, तो उस दशा में वो ab होगा, और ab जो होगा वो b माइनस a के बराबर होगा। तो हमको तो ये फाइंड करना है, तो ये आपका किधर से किधर है, b टू a है। आप कहेंगे कि कैसे यहाँ है, दिखा दीजिए, तो देख लीजिए, बिल्कुल इजी है, जोड़ने के नियम में ले जाइए। तो आप बताएं यहाँ पर कि इसको वेरीफाई किया जाए कि क्या यह ba आपका a माइनस बी है। तो अगर यह a माइनस बी वाकई है, सपोज दैट अगर ये है, आप पहले इसको ले लें। इस फिगर से स्पष्ट है कि वेक्टर b, कौन, वेक्टर b प्लस क्या लिया जाए, ba, क्या ले, ba। तो इसको आना चाहिए किसके बराबर, a के बराबर। देखा जाए a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लिखा जाए, तो ये आपका आया वेक्टर b प्लस, अब बी ए कितना है, बी ए कितना हमने यहाँ लिया है, a माइनस बी, तो ये b से b का हुआ, कैंसिल हुआ, a आया, और a आपका o a के बराबर है। इसका मतलब कि b ए किसको शो करेगा, a माइनस बी को शो करेगा, यानी घटाने का यहाँ भी एक नियम है, यानी इससे भी हम घटाने का ले सकते हैं, घटा सकते हैं। यही आपका s होगा, b ए को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ s बोलेंगे, और a भी अगर लेना है तो एरो को हम a टू b लगा देंगे। ओके, तो ये रहा घटाने के नियम। ठीक है, अब हम लेते हैं दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना। दो से ज्यादा वेक्टर्स को अगर ऐड करना हो तो उनको कैसे ऐड करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले के हेड से दूसरे के टेल को मिलाओ, जितना लंबा है उधर खींच दो, फिर ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़िए, और उसके बाद लास्ट वाले के हेड को शुरू वाले के टेल से मिला करके लास्ट वाले के हेड की ओर वेक्टर लगा देंगे, तो दैट वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। और इसको अगर समझना है तो एक छोटा सा हम जल्दी में कर दे, एक ये मान लो ये है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, मान लीजिए चार ही वेक्टर हम लिए हैं, इन चारों को जोड़ना है। तो ऐसे पहले वाले का जितना लंबा है खींच दिया, ये हो गया, इसके हेड से इसके टेल को मिलाते हुए जितना लंबा है जिधर डायरेक्शन है वो ले लिया, यह बी हो गया, फिर इसके हेड से इसके टेल को मिलाते हुए ले लिया, ये सी हो गया आपका, और उसके बाद ये फाइनल वाले का ये डी का ले लें, ये डी हो गया, और उसके बाद लास्ट वाले के हेड को इसके टेल से मिला करके एक वेक्टर दे देंगे। तो ये जो वेक्टर आया है यह रिजल्टेंट आर होगा, वेयर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के बराबर होगा। आप कहेंगे कैसे हम कह सकते हैं कि यही रिजल्टेंट होगा, क्या दूसरा हो नहीं सकता है? तो देखिए क्यों यही होगा मैं बता दूं। तो मान लीजिए आपको पता है ये रिजल्टेंट ऐसे क्यों है, अब ये मिटाकर फिर एक बार बताऊं, देखा जाए, ये तो समझ गए हैं कि इस तरह से जोड़ेंगे, लेकिन देखिए अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या यह अंत में जो यार होगा वो इतना ही आ जाएगा? देखा जाए, सपोज डैट यहाँ लीजिए, यहाँ अभी जोड़ने के दो वेक्टरों के जोड़ने के नियम से a प्लस बी बराबर ये होगा कि नहीं, बोलिए। अरे a प्लस बी बराबर ये कितना आ जाएगा बताएं जरा आप, a प्लस बी के बराबर होगा। तभी हटा दीजिए, इन दोनों का प्रभाव हम इधर ले लिए, ओके ले लिए। अब फिर यह प्लस यह बराबर कौन हो जाएगा, यह प्लस यह बराबर यहां से खींच सकते हैं एक वेक्टर है, ये ले लेंगे, तो यह आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी मिला करके ये वेक्टर हो जाएगा जो इधर हो जाएगा। ओके, तो अब इसको मिटा देते हैं,
तो ये जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है यह है आपका a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों है यहाँ। अब यह प्लस यह बराबर, बोलिए होगा कि नहीं? ये जो वेक्टर आया ये आया है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, ये आपका आया a प्लस बी प्लस सी, तीनों आया है ये वाला, और इसके साथ एक ये लगा हुआ है, देखिए ये लगा है d, तो यह प्लस यह बराबर ये हुआ, ये आपका रिजल्टेंट है। और ये रिजल्टेंट r जो होगा कितने के बराबर होगा ये यार, कितना हो जा रहा है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरह से दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी हमने क्या कर लिया, जोड़ना सीख लिया। इसके बाद आता है अगले टॉपिक में देखा जाए पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश क्या है? कौन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा वेक्टर जिसका एक पोजीशन हो। ऐसा वेक्टर एक तरह से वेक्टर नहीं बल्कि एक पॉइंट का, किसी लोकलाइज्ड पॉइंट, कोई एज्यूम्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ये ओरिजिन है, क्या ले लिया? ओरिजिन ले लिया, और इस पॉइंट का अगर हम इस पॉइंट को अगर इससे क्या कर दें, ऐसे मिला करके इधर एरो लगा दे, और इस पॉइंट को अगर हम P बोले तो यह P का, यह किसका? P पोजीशन वेक्टर ऑफ P कहलाएगा। यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही लेना है, या जिसको हमने ओरिजिन मान लिया है उसी के रिस्पेक्ट में हमको लेना है। तो यहाँ हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ, बोलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ P बराबर क्या होगा? OP ले लेंगे। ओके, उसी तरह से एक पॉइंट यहाँ अगर ले लें, हम क्या ले लें? यहाँ अगर ये पॉइंट Q है तो Q से ही इसको भी ले लेंगे। तो O से Q को हमने मिला दिया। तो जब मिला दिया ये, तो ये जो OQ है दैट इज द व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। और ये कितने के बराबर हो गया? OQ के बराबर हो गया। ओके, तो पोजीशन वेक्टर समझ लीजिए, मतलब किसी पॉइंट का किसी रिस्पेक्ट में जो स्थिति हो, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन ही हमें ज्यूम करते हैं, मानते हैं, यहाँ कार्टेशियन प्लेन न भी बनाए तो एक हम पॉइंट ले लेते हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या किसी एज्यूम्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब हम किसी पॉइंट का वेक्टर लेते हैं, एरो, उसे जिस पॉइंट का पोजीशन निकालना है उसको हम टर्मिनल पॉइंट मान लेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसे इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं। तो जो OP आएगा, चाहे जो OQ आएगा, OP जो है P का पोजीशन वेक्टर हुआ जिसको OP कहेंगे, और Q का पोजीशन वेक्टर आपका OQ है। ओके, अब आप जाने यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हम PQ निकालें, क्या निकालें? वेक्टर PQ। अभी घटाने का नियम भी आपने देखा है, तो वेक्टर PQ जब निकालेंगे तो जरा देख लें कैसे निकलेंगे। जोड़ने के नियम को ही लगाएं। हम किसको निकालना चाह रहे हैं भाई? PQ को। हाँ, PQ निकालने, P से किधर क्यों डायरेक्शन देना चाहते हैं आप? Q की ओर, यानी PQ वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो कैसे लेंगे? तो आप पहले जोड़ने का नियम लगाएं। वी हैव टू फाइंड व्हाट? PQ। वी हैव टू फाइंड PQ। हमको PQ निकालना है, तो जोड़ने का नियम लगा दें। तो जोड़ने का नियम आप जानते हैं कि वेक्टर OP धन वेक्टर PQ बराबर OQ। जोड़ने का नियम अभी जैसा कि वहां है, तो अकॉर्डिंग टू एडिशन थ्योरी, मतलब जोड़ने के नियम से वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं भाई? हाँ बोलिए, कि वेक्टर व्हाट? OP प्लस व्हाट? PQ। क्लियर? बराबर कितने के? OQ के। ओके, कितना हुआ? OQ के हुआ। क्लियर है? अब इसलिए आप अगर चाहें यहाँ किसका मान निकालना? PQ का, तो PQ बराबर आ जाएगा OQ माइनस OP। ओके, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि अगर हमें PQ निकालना है जहां P का पोजीशन वेक्टर OP है, और अगर मान लो OP को हम वेक्टर क्या मान लें? A मान लें,
ओ क्यू को वेक्टर क्या मान लें, बी मान लें, और हमको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो ओ क्यू माइनस ओ पी आया यहाँ पर, इसका मतलब आपका क्या हुआ कि पी क्यू बराबर आया पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये आया है आपका। अब कहीं भी अगर क्वेश्चन में दिया हो, चाहे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कहीं भी पोजीशन वेक्टर की जब बात आएगी, तो मान लीजिए एक ए का पोजीशन वेक्टर दिया हो, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हो, और अगर ए बी निकालना है तो ए बी निकालेंगे तो जो बाद वाला होगा उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, शुरू वाले का पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा। तो स्टूडेंट और इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम इसके आगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, फिर वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन, वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और 2 टाइप्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ईटीसी के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।